नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम गुप्त काल की कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारत में कला की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से ही हो चुकी थी और मौर्य काल तक यह काफी विकसित अवस्था में आ चुकी थी और गुप्त काल तक यह अपनी चरम अवस्था तक पहुंच चुकी थी। गुप्त काल कला का चरमोत्कर्ष काल था। दोस्तों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। यह किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के.एम. मुंशी ने कहा है। किसको कहा है? गुप्त काल को कहा है। इसे क्लासिकल युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्लासिकल युग भी कहा जाता है। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी गुप्त कला को पुनर्जागरण कला कहते हैं। आर.डी. बनर्जी ने गुप्त कला को पुनर्जागरण कला कहा है। गुप्त काल को सौंदर्य कल्पना का काल भी कहा गया है। गुप्त काल को सौंदर्य कल्पना का काल कहा है। गुप्त काल में विकास के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। गुप्त काल में जो विकास के केंद्र थे, कला के विकास के केंद्र थे, वे मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थी। और सारनाथ यह विकास का सर्व प्रमुख केंद्र था, सर्वश्रेष्ठ केंद्र था। गुप्त काल में विकास के मुख्य केंद्र मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र थे। उनमें सर्व प्रमुख सारनाथ था। दोस्तों, गुप्त काल विदेशी प्रभाव से मुक्त थी, यानी पूर्णतः भारतीय थी। गुप्त कला विदेशी प्रभाव से मुक्त थी, यानी कि पूर्णतः भारतीय थी। दोस्तों, कला में सर्वप्रथम हम मंदिर स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मंदिर निर्माण का जन्म गुप्त काल में हुआ, यानी कि जो मंदिरों का जो विकास हुआ था सर्वाधिक, वह कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। दोस्तों, प्रारंभिक गुप्त लेखों में मंदिरों को प्रसाद कहा गया। प्रारंभिक गुप्त लेखों में मंदिरों को प्रसाद कहा गया। गुप्त काल में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में किस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ? नागर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ। वह कौन सी थी? नागर शैली, वेसर शैली व द्रविड़ शैली। नागर शैली का विकास भारत में कहां पर हुआ? हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। कौन सी शैली थी? नागर शैली। वेसर शैली कहां पर थी? विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक। और द्रविड़ शैली कहां पर थी? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। दोस्तों, जो नागर शैली थी वह उत्तर भारत में थी, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में थी। और वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप थी। यह मध्य भारत में प्रचलित थी। दोस्तों, गुप्त काल से पूर्व अक्सर मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना नहीं होती थी, लेकिन गुप्त काल में मूर्ति स्थापना के लिए मंदिरों का विकास हुआ। दोस्तों, मंदिरों से संबंधित कुछ शब्दावलियों को देख लेते हैं। मंदिरों में
क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था? मंदिर का वह स्थान जहां पर देव मूर्ति स्थापित होती थी। मंदिर का वह स्थान जहां पर मूर्ति की स्थापना होती थी। मंदिर का वह स्थान जहां देव मूर्ति स्थापित की जाती थी। जहां पर देव मूर्ति स्थापित की जाती थी वह गर्भगृह कहलाती थी। दूसरा है मंडप या महामंडप। मंडप या महामंडप, ये क्या चीज होती थी? गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा। आधारित बरामदा, जो मंडप जो होता था वह गर्भगृह के सामने होता था और स्तंभों पर होता था। तीसरा है शिखर। अब ये शिखर क्या होता था? ये गर्भगृह के ऊपर होता था। गर्भगृह के ऊपर बना भाग जो गर्भगृह के महत्व को दर्शाता था। गर्भगृह के ऊपर बना भाग जो गर्भगृह के महत्व को दर्शाता था, मंडप कहलाता था। मंडप कहलाता था। यह एक घुमावदार आकृति होती थी। घुमावदार आकृति होती थी। अम्लिका या आम्लिका, शिखर के ऊपर का स्थान। आम्लिका या आमलक, ये क्या होता था? शिखर के ऊपर का स्थान। शिखर के ऊपर का स्थान क्या कहलाता था? आमलक कहलाता था। कलश, मंदिर के सबसे ऊपर स्थापित। कलश कहां पर स्थापित होता था? मंदिर के सबसे ऊपर स्थापित भाग। यह आमलक के ऊपर होता था। शिखर के ऊपर आमलक होता था और आमलक के ऊपर क्या होता था? कलश होता था। यानी कि मंदिर के शीर्ष स्थान, मंदिर का शीर्ष पर जो स्थान होता था वह कलश कहलाता था। अंतराल, अंतराल क्या होता था? गर्भगृह व मंडप को जोड़ने वाला भाग। गर्भगृह व मंडप को जोड़ने वाला भाग। गर्भगृह व मंडप को जोड़ने वाला भाग।
यानी कि गर्भगृह और मंडप के जो मध्य बीच का स्थान होता था, मध्य का स्थान होता था गैलरी नुमा, वह क्या कहलाता था? अंतराल कहलाता था। एक शब्द है जगती। ये क्या होता था? पूजा करने के लिए बनाया गया ऊंचा स्थान। पूजा करने के लिए बनाया गया ऊंचा स्थान, ये क्या कहलाती थी? जगती कहलाता था। यानी बैठने व प्रार्थना करने का मंच, बैठने व प्रार्थना करने का मंच। एक है प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, यह परिक्रमा पथ होता था। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गैलरी नुमा बरामदा, गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गैलरी नुमा बरामदा क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था। यानी गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गैलरी नुमा बरामदा होता था। प्रदक्षिणा पथ युक्त मंदिरों को शानदार प्रसाद कहा जाता था। प्रदक्षिणा युक्त मंदिरों को, प्रदक्षिणा युक्त मंदिरों को क्या कहा जाता था? शानदार प्रसाद कहा जाता था। प्रदक्षिणा युक्त मंदिरों को क्या कहा जाता था? शानदार प्रसाद कहा जाता था। प्रदक्षिणा युक्त मंदिरों को शानदार प्रसाद कहा जाता था। दोस्तों अब मंदिर के बारे में देख लेते हैं, मंदिर की थोड़ी सी रूपरेखा के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर प्रवेश द्वार होता था जिसे तोरण द्वार कहते थे। नागर शैली में, नागर शैली में प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहते थे। किस शैली में कहते थे? नागर शैली में, नागर शैली में तोरण द्वार कहते थे। और द्रविड़ शैली में गोपुरम कहते थे, द्रविड़ शैली में गोपुरम कहते थे। प्रवेश द्वार को द्रविड़ शैली में गोपुरम कहते थे। दोस्तों ये वाला भाग शिखर होता था। गर्भगृह के जो ऊपर वाला जो स्थान है वह शिखर कहलाता था। दोस्तों शिखर नागर शैली में कहती थी, शिखर नागर शैली में कहते थे, जो नागर शैली की प्रमुख विशेषता थी। और द्रविड़ शैली में इसी को विमान कहते थे। द्रविड़ शैली में इसी को विमान कहते थे। द्रविड़ शैली में इसी को विमान कहते थे। दोस्तों यहां पर गर्भगृह होता था, गर्भगृह, जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती थी, यहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती थी। और जो ये मंदिर होता था वह ऊंचे चबूतरे पर होता था।
मंदिर जो होता था वह ऊंचे चबूतरे पर होता था। और गर्भगृह के जो सामने वाला स्थान है, गर्भगृह के जो सामने वाला स्थान है वह क्या कहलाता था? मंडप या महामंडप कहलाता था। मंडप या महामंडप कहलाता था। और गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा मार्ग है वह क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। वह क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। और गुप्त काल में जो मंदिर बने वे किस शैली में बने? नागर शैली में बने। और नागर शैली की जो प्रमुख विशेषता है वह शिखर का होना है। दोस्तों अब गुप्त कालीन मंदिरों की सामान्य विशेषता देख लेते हैं। गुप्त कालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतया एक ऊंचे चबूतरे पर होता था। मंदिर निर्माण ऊंचे चबूतरे पर, जिसके चारों ओर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण ऊंचे चबूतरे पर होता था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती थी, तथा मंदिर निर्माण खुले मैदान में होता था। मंदिर निर्माण खुले मैदान में होता था। गुप्त काल में जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनकी छतें चपटी होती थी। गुप्त काल में जो प्रारंभिक मंदिर है, शुरुआती मंदिर हैं, उनकी छतें कैसी होती थी? चपटी होती थी। शुरुआती जो मंदिर हैं उनकी छतें चपटी होती थी। बाद में आगे चलकर शिखर बनने लग गई। बाद में आगे चलकर शिखर बनने लगे। शिखर बनने लगे, जो नागर शैली की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों प्रथम शिखर युक्त मंदिर भारत में कौन सा है? वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में किया गया? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में किया गया? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया। दोस्तों गुप्त काल में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ तथा सभा मंडप का प्रयोग। गुप्त काल में
नागर शैली व सभा मंडप का प्रयोग। दोस्तों गुप्त काल में सर्वप्रथम नागर शैली व सभा मंडप का प्रयोग हुआ। दोस्तों गर्भगृह सामान्यतः वर्गाकार होता था। गुप्त काल में गर्भगृह कैसा होता था? वर्गाकार। गुप्त काल में जो गर्भगृह होता था वह कैसा होता था? वर्गाकार होता था, जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी, गंगा व कुंभ वाहिनी, यमुना की आकृतियां होती थी। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा व कुंभ वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण थी। इसके अलावा गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर कुछ शुभ आकृतियां या भागवत आकृतियां भी उत्कीर्ण थी, जैसे पद्म, चक्र, शंख, गदा भी उत्कीर्ण थी। इन शुभ आकृतियों के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? कालिदास की मेघदूत व 12 मिहिर की बृहत संहिता में इसका विवरण मिलता है। कालिदास की मेघदूत व 12 मिहिर की बृहत संहिता में इसका वर्णन मिलता है कि प्रवेश द्वार पर शुभ आकृतियां होती थी। तो दोस्तों मंदिर निर्माण गुप्त काल में ऊंचे चबूतरे पर होता था और इन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती थी। गुप्त काल में प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी, बाद में शिखर बनने लग गए। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है। गुप्त काल में नागर शैली व सभा मंडप में मंदिर बनने लग गए, इनका प्रयोग होने लग गया। नागर शैली व सभा मंडप का गर्भगृह वर्गाकार होते थे, जो मंदिर स्थापत्य की जो सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता था, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण होती थी। इसके अलावा कुछ शुभ आकृतियां या भागवत आकृतियां भी उत्कीर्ण होती थी। पद्म, चक्र, शंख, गदा। दोस्तों इनके बारे में वर्णन कालिदास की मेघदूत व 12 मिहिर की बृहत संहिता में मिलता है। दोस्तों अगली विशेषता क्या है गुप्तकालीन मंदिरों की? गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में स्थित। अधिकांश मंदिर
मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश में स्थित, यानी कि जो सर्वाधिक मंदिर हैं वह भारत में मध्य प्रदेश राज्य में है गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों में जो द्वार कलश है वह अलंकृत होती थी। द्वार कलश कैसे होते थे? अलंकृत होते थे। द्वार कलश अलंकृत होते थे जिसमें पूर्ण कलश की आकृति उत्कीर्ण रहती थी, जिसमें पूर्ण कलश की आकृति उत्कीर्ण होती थी। गुप्त काल में मंदिर निर्माण में ईंट व पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर निर्माण में ईंट व पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ईंट व पत्थरों का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण में ईंट व पत्थरों का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में प्रारंभ में जो गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था। प्रारंभ में गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था, बाद में इसे गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जाने लगा। प्रारंभ में मंडप गर्भगृह के सामने बनाया जाता था, बाद में गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जाने लगा। तो दोस्तों, गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश में स्थित है। द्वार कलश अलंकृत होता था जिसमें पूर्ण कलश की आकृति होती थी। ईंट व पत्थरों का प्रयोग मंदिरों में होता था। प्रारंभ में मंडप गर्भगृह के सामने बनाया जाता था जो स्तंभ युक्त होता था। जो कैसा होता था? स्तंभ उपयुक्त होता था, बाद में गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं थी। दोस्तों, अब गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर थे। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, सांची का मंदिर संख्या 17। सांची का मंदिर संख्या 17। यह सबसे प्राचीन मंदिर था। किसने कहा? कनिंघम ने। कनिंघम ने इस मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिर बताया। कनिंघम ने इस मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिर बताया। किस मंदिर को? सांची के मंदिर संख्या 17 को। दूसरा है एरण का विष्णु मंदिर। एरण का
विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर। दोस्तों यूएन राय के अनुसार इस मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया और ये आठविक राज्यों की जीत की खुशी में करवाया, जीत के उपलक्ष्य में करवाया। यूएन राय के अनुसार, यूएन राय के अनुसार निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने और आठविक राज्यों के विजय के उपलक्ष्य में, आठविक राज्यों के विजय के उपलक्ष्य में, आठविक राज्यों पर विजय के उपलक्ष्य में एरण के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? समुद्रगुप्त ने करवाया था। दोस्तों एरण से एक लेख प्राप्त हुआ है, एरण से क्या प्राप्त हुआ है? एक लेख प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि 485 ईस्वी में बुद्ध गुप्त के काल में इस मंदिर के सामने एक गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की गई। एरण से प्राप्त लेख के अनुसार 485 ईस्वी में बुद्ध गुप्त ने इस मंदिर के सामने किसकी स्थापना की? गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की। किसने की? बुद्ध गुप्त ने की। कब की? 485 ईस्वी में, जो 14.3 मीटर ऊंचा है, जो 14.3 मीटर ऊंचा है या 47 फुट ऊंचा है। गरुड़ ध्वज स्तंभ 14.3 मीटर ऊंचा है या 47 फुट ऊंचा है। तीसरा है दोस्तों तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। दोस्तों इस मंदिर में गर्भगृह में विष्णु की नरसिंह स्वरूप की प्रतिमा है। इस मंदिर में विष्णु की नरसिंह स्वरूप की प्रतिमा है। किसमें? तिगवा के विष्णु मंदिर में। और प्रतिहारी के रूप में किसका अंकन है? वामन का अंकन है। वामन भगवान का अंकन है। किसके रूप में? प्रतिहारी के रूप में वामन का अंकन है। प्रतिहारी के रूप में वामन का अंकन है। तो दोस्तों गुप्तकालीन मंदिरों में नंबर 1 सांची का मंदिर, संख्या 17, जो कहां पर है? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश। एरण का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश। और तीसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर। दोस्तों अगला मंदिर है नचना कोठार का पार्वती मंदिर।
नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, अजयगढ़ मध्य प्रदेश। अजयगढ़ मध्य प्रदेश। इस मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की दीवारों पर राम कथा का अंकन। मंदिर की दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर राम कथा का अंकन। मंदिर की दीवारों पर राम कथा का अंकन। मंदिर की दीवारों पर राम कथा का अंकन। रामायण का सर्वप्रथम स्थापत्य में उत्कीर्णन। रामायण का स्थापत्य में सर्वप्रथम उत्कीर्णन कहाँ मिलता है? नचना कुठार के पार्वती मंदिर में मिलता है। इस मंदिर में शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इस मंदिर में शिव पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ, संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण किया गया है। अगला मंदिर है चौमुखा नाथ का शिव मंदिर। चौमुखा नाथ का शिव मंदिर नचना कुठार, अजयगढ़ मध्य प्रदेश। चौमुखा नाथ का शिव मंदिर जो नचना कुठार में है, अजयगढ़ मध्य प्रदेश में। इसकी पहचान किसने की? कनिंघम महोदय ने। इसकी पहचान कनिंघम ने की। इसकी पहचान किसने की? कनिंघम ने की। अगला है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। इसमें शिव रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। इसमें शिव रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। भूमरा के शिव मंदिर में शिव रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए हैं और गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग है। अगला है पीपरिया का विष्णु मंदिर। पीपरिया का विष्णु मंदिर। पीपरिया का विष्णु मंदिर। पीपरिया का विष्णु मंदिर सतना मध्य प्रदेश। पीपरिया का विष्णु मंदिर सतना मध्य प्रदेश। इसके अलावा है खो का शिव मंदिर। दोस्तों पीपरिया का जो विष्णु मंदिर है, इसकी खोज किसने की? केडी वाजपेयी ने। खोज
केडी वाजपेयी ने की थी। पीपरिया के विष्णु मंदिर की जो खोज की थी वह केडी वाजपेयी ने की थी। इसके अलावा खो में शिव मंदिर, खो में शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। दोस्तों अब तक जितने भी मंदिरों का हमने अध्ययन किया वह सारे मंदिर शिखर विहीन थे। अब गुप्तकालीन शिखर युक्त मंदिर कौन कौन से हैं? गुप्तकालीन शिखर युक्त मंदिर। नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भीतर गांव का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का विष्णु मंदिर। एहोल का दुर्गा मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर। सोलापुर का तेर मंदिर, सोलापुर का तेर मंदिर, सोलापुर का तेर मंदिर, सोलापुर का तेर मंदिर। बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो दोस्तों शिखर युक्त मंदिर कौन से हैं जो नागर शैली की प्रमुख विशेषता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का विष्णु मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर, सोलापुर का तेर मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर। दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर व भीतर गांव का विष्णु मंदिर शिखर जो है वे वक्र रेखी है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतर गांव के विष्णु मंदिर का जो शिखर है वह कैसा है? वक्र रेखीय है। शिखर कैसा है? वक्र रेखीय है। शिखर कैसा है? वक्र रेखीय है। जो नागर शैली का अनिवार्य लक्षण है, जो नागर शैली का अनिवार्य लक्षण है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का विष्णु मंदिर, इसमें जो शिखर है वह वक्र रेखीय है, जो नागर शैली की अनिवार्य विशेषता है। दोस्तों आज हमने गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुछ मंदिरों के बारे में आज हमने जाना और बाकी के जो मंदिर हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों।